हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सब लोग आज अच्छे होंगे। कल की चर्चा में हम लोगों ने क्या देखा था? कल की चर्चा में हम लोगों ने देखा था वैदिक संस्कृति में आर्यों का विस्तार कहाँ से लेकर के कहाँ तक था, मतलब उनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था। हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सोशल लाइफ कैसा था उनका, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ उनका कैसा था, ठीक है, मतलब मटेरियल लाइफ उनका कैसा था, उनकी राज्य व्यवस्था, उनकी पॉलिटी कैसी थी, ठीक है। इन बातों पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूँगा। देखो बच्चों, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी स्टूडेंट हो, तो आपका कोई धर्म नहीं है। आपका धर्म क्या है कि आप स्टूडेंट हैं। वैसे भी धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी असाइंड टू यू। आपको जो आपका क्या धर्म है, मतलब आपको जो ड्यूटी दी गई, आपकी ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी है केवल और केवल पढ़ाई करना और आगे बढ़ना, अपने माता पिता को खुश रखना। अब ये बात अलग है कि धर्म के ठेकेदारों ने आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मन में जो जहर भर दिया है, उसका तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। फिलहाल ऐसा समझेंगे क्या हम लोग कि धर्म का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। ये वास्तव में धर्म का मतलब ही ड्यूटी होता है, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है क्लास को पढ़ना और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ना कि धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ाई करना। फिलहाल हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या आज चर्चा करने वाले हैं सोशल लाइफ के बारे में। किसके सोशल लाइफ के बारे में? आर्यों के सोशल लाइफ के बारे में, ठीक है। आर्यों के सोशल लाइफ के बारे में आप कह सकते हैं क्या कि वैदिक संस्कृति में सामाजिक जीवन कैसा था कैसा था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आज तो देखो रेड नहीं लग रहे हैं ना, आज पूरा व्यवस्था के साथ आए हैं भाई, क्या जानते हो तुम लोग। और देखो, सोशल लाइफ की बात की जाए तो उस समय का जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। उस समय का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। ऊपर क्या होते थे? ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। ऊपर क्या होते थे? ऊपर होते थे ब्रह्म, नॉट ब्राह्मण, ठीक है। नीचे क्या होते थे? बीच में क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे क्या होते थे? तीसरे नंबर पे होते थे वैश्य या विश्व, है ना, ठीक है। अब एक बात समझना, ये है क्या? ये बात हो रही है कब? ये बात हो रही है ऋग्वैदिक काल की। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है ऋग्वैदिक काल की, ना कि उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, ठीक है। ये क्या था बेसिकली? ये क्या था? समाज का 3 विभाजन था। और ये कैसे होती थी विभाजन? ये विभाजन होता था ऑक्यूपेशन या वर्क के आधार पे। जो लोग जैसा काम करते थे उनको उसी धर्म का मान लिया जाता था। मान लो अगर मैं कवि हूँ, मैं कोई लेखक हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं कोई मंत्र लिखने का काम करता हूँ, मैं क्या कहलाऊँगा? ब्राह्मण। अगर मैं कल को न्याय देने लगा, रक्षा करने लगा, तो मैं कल को क्या कहलाऊँगा? मैं क्षत्रिय कहलाने लगूँगा। अगर मैं कल को व्यापार करने लगा, कल को मैं एग्रीकल्चर में आ जाऊँ, तो मैं क्या कहलाऊँगा? मैं विश्व या वैश्य कहलाऊँगा। मतलब क्या? धर्म का आधार क्या था? धर्म का आधार जन्म ना हो करके क्या था? कर्म था। मतलब उस समय धर्म कैसे बताया जाता था? कर्म के आधार पे। आप जैसा काम करेंगे आपका वही धर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको और आगे समझते हैं। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग क्या? वर्ण सिस्टम। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण सिस्टम, या जिसको आप लोग वर्ण व्यवस्था भी कहते हैं। वर्ण का मतलब यहाँ पे क्या है? वर्ण का मतलब यहाँ पे क्या है? कलर ऑफ। देखो, वर्ण का 2 मतलब हो सकता है। अगर ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो वर्ण का 2 मतलब हो सकता है। पहला मतलब क्या हो सकता है? कलर ऑफ द स्किन, कि आपके चमड़ी का कलर कैसा है, कलर ऑफ द स्किन, है ना। दूसरी बात क्या हो सकती है? वर्ण का मतलब दूसरा क्या हो सकता है? वर्ण का दूसरा मतलब ये हो सकता है कि आप काम क्या करते हैं, आपका कर्म क्या है, ठीक है, आपका कर्म क्या है ना। 2 अर्थ क्या था इसका? या तो कलर ऑफ द स्किन या फिर आपका कर्म क्या है। ध्यान से सुनना, जन्म की बात यहाँ पे नहीं हो रही है कि अगर तुम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लियो तुम जन्म से ही ब्राह्मण हो, बिल्कुल नहीं। आपका जैसा जो भी कर्म होगा आप वैसे कहे जाएंगे। इस बात का पता कैसे चलता है कि ये बात उस समय की जो बातें ये हो रही थी, वर्णा सिस्टम जो था उस समय, वो बर्थ पे आधारित नहीं था, जन्म पे आधारित नहीं था। कैसे समझते हैं आप लोग? तो देखना, एक 9th मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक महर्षि होते हैं। उन महर्षि का नाम क्या था? उन महर्षि का नाम था अंगीरा। उन महर्षि का नाम क्या था? अंगीरा। वो क्या कहते हैं? आई एम ए पोएट, माई फादर इज ए फिजिशियन एंड माई मदर इज ए ग्राइंडर। वो कहते हैं क्या कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता क्या है? मेरे पिता एक वैद्य हैं
और मेरी माता क्या है, मेरी माता घरों घरों में, सबके घरों में जा कर के पीसने का काम करती है, चक्की पीसने का काम करती है, मतलब गेहूँ गेहूँ जो भी पीसती हूँ उस समय, ठीक है, वो पीसने का काम करती है। एंड वी ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर, और हम लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो मतलब बेसिकली वो बताना क्या चाहे थे ऋषि महर्षि अंगीरा, महर्षि अंगीरा क्या बताना चाह रहे थे कि हम लोग विभिन्न वर्ण के लोग हो, विभिन्न वर्ण मतलब या विभिन्न जात के लोग होने के बावजूद एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। ये कौन कह रहे थे, ये कह रहे थे ऋषि अंगीरा, महर्षि अंगीरा, ठीक है। आओ आगे की बात और समझते हैं, आगे और बात हम लोग समझते हैं, ठीक है। सोशल लाइफ की बात की जाए तो एक बात और समझना, समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कुल कहते हैं, कुल या ग्रह कहते हैं, है ना, कुल या ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये आगे जा कर के क्या बन जाता है, आगे जा कर के ये ग्राम बन जाता है, फिर क्या बन जाता है, फिर आप कहोगे ये विषय बन जाता है, विषय बन जाता है, सॉरी विषय, ये विषय बन जाता है, जिसके चीफ कौन होते थे, विषयपति। और इसके आगे जाकर के ये क्या बन जाता है, आगे जाकर के क्या बन जाता है, ये जन बन जाता है, जना, ठीक है। जना का जो, अगर जन के बारे में बात किया जाए, जन के बारे में बात किया जाए तो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है 275 बार। और जो इसका राजा होता है, जो इसका राजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजन, राजन कहते हैं, राजन, किंग, किंग। और ऋग्वेद में इसको किस नाम से जाना जाता है, ऋग्वेद में इसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, जनस्य गोपा या गोप्ता जनस्य। किस नाम से जानते हैं ऋग्वेद में इसको, जनस्य गोपा या गोप्ता जनस्य, ठीक है, गोप्ता जनस्य, GOPTA, गोप्ता जनस्य या जनस्य गोपा। इसका मतलब क्या होता है, जनस्य गोपा या गोप्ता जनस्य का मतलब क्या होता है, जनस्य गोपा या गोप्ता जनस्य का केवल इतना मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द काउज, मतलब जो गायों की रक्षा करे। तो आप एक बात समझना, गाय उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थी, आप इसी बात से समझ सकते हो क्या, कि गायों के रक्षक को क्या बना दिया गया, राजा। या जो राजा होती थी उसकी तुलना किससे की जाती थी, गायों के रक्षक से, गोप्ता जनस्य, प्रोटेक्टर ऑफ द काउज, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से आप लोग ये बात समझ चुके होंगे। और एक बात और समझना, जो इसका चीफ होता था, कुल का जो चीफ होता था उसे हम लोग क्या कहते थे, कुलप, कुलप, ठीक है। सोसाइटी की बात और की जाए, सोसाइटी की बात और की जाए तो एक बात समझना, ये सोसाइटी कैसी थी, ये सोसाइटी हुआ करती थी पैट्रियार्कल, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज था। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पुरुष प्रधान समाज था, है ना, पुरुष प्रधान समाज था। एक बात और समझना, एक बात और समझना, लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड, मतलब क्या है, देखो सबसे इन दोनों बात को समझो क्या है। समाज कैसा था, समाज था पुरुष प्रधान, समाज कैसा था, पुरुष प्रधान, मतलब क्या, फादर हैड ऑल कंट्रोल ओवर, फादर हैज एक्सट्रीम कंट्रोल ओवर ऑल फैमिली मेम्बर्स, ऑल फैमिली मेम्बर्स, मतलब क्या, परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उन सबके ऊपर किसका आधिपत्य होगा, उन सबके ऊपर पिता का आधिपत्य होगा। मतलब क्या कि समाज कैसा था उस समय, पैट्रियार्कल, पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। एक बात और देखते हैं क्या, कि लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर वाज वेल एस्टेब्लिश्ड, मतलब क्या है, ज्येष्ठ पुत्राधिकार भी उस समय था। मतलब पिता की मृत्यु अगर हो जाती है तो उनके जगह पे कौन आ जाएगा, परिवार का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ज्येष्ठ पुत्राधिकार या लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर, लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर, है ना, ठीक है। तो अच्छा एक बात और देखो, एक बात और देखो, ये सोसाइटी कैसी थी, ये सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी की बात की जाए तो कैसी थी, ये नोमैडिक सोसाइटी थी। नोमैडिक थी मतलब एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहती थी। और क्या थी, और ट्राइबल थी। ट्राइबल मतलब कबीले के लोग थे, एक जगह से घूमते रहते थे, दूसरे जगह तो घूमते रहते थे, कबीले के लोग थे। मतलब क्या था कि दे वर इन्वॉल्व्ड इन फ्रिक्वेंट वॉर, वो हमेशा एक युद्ध में लगे रहते थे, किसी न किसी प्रकार से युद्ध में लगे रहते थे। युद्ध किस चीज़ के लिए होती थी, मेनली वो गाय के लिए होती थी। जब भी इनका एक युद्ध होता था तो अधिकतर कारण क्या होता था, कोई गाय, ठीक है। मतलब वेल्थ का जो चीफ सोर्स था वो क्या था, वो गाय थी, ठीक है। तो एक बात समझना, अगर ये पूरा समाज, अगर सामाजिक व्यवस्था को देखा जाए, अगर ये पूरा का पूरा समाज अगर पुरुष प्रधान समाज है जिसमें युद्ध बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आप एक बात समझिएगा क्या, कि मेल चाइल्ड का जो डिजायर होगा वो ऑब्वियस होगा,
ठीक है, मतलब जो एक एक लड़के की जो चाहत होगी वो ऑब्वियस है, वो बिल्कुल है कि वो स्वाभाविक है कि अगर कोई बच्चा होने बाद लोग किसकी आशा करेंगे, लोग आशा करेंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक लड़का हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एक लड़की होती थी तो उसको भी एक समान दर्जा मिलता था, उसको भी समान इज्जत मिलती थी, कोई उस समय कुरीति नहीं थी। ये पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद इसको आप लोग कुरीति के रूप में मत समझिएगा कि ज्येष्ठ पुत्राधिकार मिल गया है और पुरुष प्रधान समाज है तो ये कुरीति बिल्कुल नहीं थी। अगर कोई महिला भी उसमें थी तो उसको एक इक्वल अधिकार, समान अधिकार मिला हुआ था। कैसे समझते हैं आप लोग इस बात को? इस बात को समझते हैं कैसे कि देखिएगा, ऋग्वेद में बहुत सारी विदुषियों का नाम दिया गया है। विदुषियों का नाम दिया, कौन कौन? आप क्या कहिएगा? लोप मुद्रा, अपाला, घोष, सिक्ता और निवावरी, NIVAVARI। देखो ये 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 विदुषियों का नाम मिलता है देखने को ऋग्वेद में, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना की थी। अगर उस समाज में, ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया गया होता तो आप खुद से सोच के बताओ कि क्या इन महिलाओं को ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की आज्ञा दी जाती? बिल्कुल नहीं दी जाती। इससे आप क्या समझते हो? इससे आपको समझ में एक बात आनी चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, किसी प्रकार से कोई कुरीति बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, उनका पॉलिटिकल लाइफ देखते हैं। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ को देखते हैं। आओ जब तक मैं बोर्ड साफ किया करूँ, आप लोग क्या करें कि आप लोग जल्दी से स्किप कर दिया करें इतना दूर का पार्ट। ठीक है, डिजिटल बोर्ड है नहीं, अगर वो रहता तो अभी तक ये गायब हो गया होता। वैसे अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो भी मैं वो पीपीटी वाला काम मैं बिल्कुल नहीं करता, मुझे वो पसंद ही नहीं आता, पता नहीं क्यों पीपीटी पे पढ़ाना। सारी बातें लिखी रहती हैं, बस जाओ और सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह वाच दो, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता वो। ठीक है, आओ उनका पॉलिटिकल लाइफ, उनकी राज व्यवस्था देखते हैं कैसी थी। अगर किंग के पोस्ट की बात की जाए, राजा के पद की बात की जाए, तो वो कैसा था? वो हेरिडेटरी था, मतलब वो वंशानुगत था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन एक बात और समझना, वहाँ पे आपको इलेक्शन की बातें भी मिलेंगी, मतलब चुनाव की बातें भी मिलेंगी। फिर से मैं बता रहा हूँ कि राजा का पद कैसा था? राजा का पद वंशानुगत था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको चुनाव देखने को भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको चुनाव देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझना, द किंग वॉज नॉट एब्सोल्यूट मोनार्क। द किंग वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट मोनार्क। मतलब क्या है कि राजा वहाँ पे निरंकुश नहीं होता था, मतलब क्या था? ही वॉज सब्जेक्टेड टू पॉपुलर असेंबलीज। बहुत सारे वहाँ पे सभाएं होती थी, बहुत सारी समितियाँ होती थी और राजा उनके अनुसार काम करता था। ठीक है, तो कौन कौन सी समितियाँ, कौन कौन सी सभाएं होती थी उसको देखते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक पॉलिटी की बात हो रही है, ऋग्वैदिक काल में पॉलिटी की बात हो रही है। सबसे पहला क्या था? विदत, जिसका ऋग्वेद में 122 बार जिक्र मिलता है, ऋग्वेद में 122 बार जिक्र मिलता है। दूसरा क्या था? दूसरा था गण, है ना? दूसरा क्या था? गण। तीसरा क्या था? परिषद। फिर क्या था? चौथा सभा। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। और देखते हैं ये है क्या क्या। तो विदत का काम पता क्या था? अच्छा देखो, एक बात समझना, एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, बताओ कौन से ऋग्वैदिक संस्थाओं में इसे संस्था कहते हैं? ये सारी की सारी संस्थाएं हैं, SANSTHA।
NSTHA। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कौन से ऋग्वैदिक संस्था में महिलाओं को जाने का अधिकार था या महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। आप क्या कहोगे? आप कहोगे क्या? विदत और गण में। ये वही दो संस्थाएं हैं जिसमें महिलाओं को जाने का अधिकार था और उनको वोट देने का अधिकार था। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? महिलाओं को जाने का और महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस में था? विदत में और गण में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें है क्या क्या। ये विदत का काम क्या था? देखो विदत का काम क्या था कि राजा जब चुन लिया गया है तो उसको कहाँ पे आक्रमण करना है, किस जगह पे ज़्यादा वेल्थ है वहाँ पे आपको, चूँकि ये लोग विस्तारवादी नीति के थे, ये हमेशा चाहते थे क्या, इनके साम्राज्य का विस्तार होते रहे, है ना, इनकी साम्राज्य का विस्तार होते रहे। तो ये विदत में क्या थे कि उसमें कुछ गुप्तचर होते थे जो दूसरे जगह जा कर के देखते थे कि कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे ज़्यादा धन है, कहाँ ज़्यादा समृद्धि है, और वहाँ पे चलकर आक्रमण कर दो, है ना, वहाँ पे चल करके आक्रमण कर दो तो वहाँ से क्या मिलेगा इनको, वहाँ से इनको धन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या था कि जो युद्ध में जो ये लोग जीत के लाते थे, वो बंटवारा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप क्या कहिएगा? विदत के पास। जैसे जो भी युद्ध में ये जीत करके लाते थे तो जो कबीले के लोग होते थे उनके बीच वो बांटा जाएगा ना, तो बंटवारा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो विदत की थी। ठीक है, अगर गण की बात की जाए तो ये क्या था? अमीर लोगों की असेंबली थी। मतलब जहाँ पे इस सभा में, गण नामक संस्था में बहुत जो अमीर लोग आते थे वो आते थे। ठीक है, एक और था इसमें, आप नोट कर लो क्या? समिति। ये बुजुर्गों की सभा होती थी, इसमें बुजुर्ग लोग होते थे वो थी। ठीक है, सभा के बारे में समझ जाओ, आप समझ जाओ इसको सभा के बारे में कि आप कह सकते हो प्रेजेंट डे राज्यसभा, जो हाल अभी के राज्यसभा का है, बस ये वही समय ये राज्यसभा हुआ करती थी, है ना। परिषद के बारे में बात किया जाए तो आप क्या कह लोगे कि इसमें टीचर्स होते थे, मतलब जो शिक्षक होते हैं वो होते थे, और एडवाइजर्स होते थे, सलाहकार होते थे राजा के, है ना। तो ये क्या हो गया था? ऋग्वैदिक काल में कुछ संस्थाओं का वर्णन। अच्छा, एक बात और समझना कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो युद्ध का प्रथम साक्ष्य मिला था वो क्या था? दासराग्य युद्ध। भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध के एक साक्ष्य मिलते हैं, जो युद्ध का जो पहला वर्णन मिलता है वो क्या था? दासराग्य युद्ध, या इसी को आप तो दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से? दस राजन युद्ध। ठीक है, दस राजन युद्ध। युद्ध के कारण क्या थे, इसके पार्टीज क्या थे, इन सारी बातों को हम लोग अभी करते हैं। देखो, ठीक है, आप लोग हेडिंग लिखिएगा, दास राज्य युद्ध। दास राज्य युद्ध। ठीक है, देखो, दस राग युद्ध के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? नाम देखो, नाम क्या है इसका? दास राज्य युद्ध। मतलब बताऊंगा मैं अभी, दास राज्य दास राज्य युद्ध, या इसी को किस नाम से जानते हैं? दस राजन। दो मतलब है, एक बात समझना, दास राज्य युद्ध का मतलब क्या है कि युद्ध के बाद जो लोग बचे उन्हें दास बना लिया गया। दस राजन युद्ध, अगर इसका नाम स्पष्ट माना जाए, सही माना जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? बैटल ऑफ 10 किंग्स, मतलब 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अब युद्ध लड़ा कहाँ गया था? आप क्या कहोगे? परुसनी या रावी नदी के किनारे। परुसनी या रावी, ये ऋग्वैदिक नाम है, और ये रावी नदी इसका आज का नाम है, प्रेजेंट डे नेम, या फिर आप कह सकते हो क्या, आधुनिक नाम है, रावी नदी। ठीक है, तो देखो, रावी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध या दास राज्य युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? आप क्या कहोगे? आर्य और गैर आर्यों के बीच लड़ा गया था। आर्यंस,
ठीक है, आर्यों के बीच और गैर आर्यों के बीच युद्ध लड़ा गया था। लड़ा क्यों किया गया था तो आप समझना। ठीक है, देखो भरत या त्रितसु वंश के राजा हुआ करते थे सुदास। भरत या त्रितसु वंश के राजा हुआ करते थे कौन? सुदास। उन्होंने क्या किया था कि ऋषि विश्वामित्र के स्थान पे ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित रख लिया। इस वजह से नाराज हो गए कौन? ऋषि विश्वामित्र। उन्होंने क्या किया कि आसपास के सारे कबीलाई सरदारों को भड़का करके आर्यों के ऊपर आक्रमण करने का प्लान बना लिया। तो आप एक बात समझिएगा, इस युद्ध में पार्टीज कौन कौन थी, मतलब लड़ने वाले कौन कौन थे? तो 10 ही लोगों का जिक्र इसमें मिला। इसका मतलब ये नहीं कि केवल 10 ही कबीले लड़े थे, कबीले तो बहुत लोग लड़े थे, लेकिन ऐसा था ना कि कुछ कबीले 2-3 कबीलों को मिलाकर के अपने आप को एक कबीला बोलते थे। आओ देखते हैं कौन कौन थे। सबसे पहले एक बात समझना, पुरु, युदु, अनु, द्रुहु और तुर्वस। देखो ये क्या हो गया, 1 2 3 और 4 और 5 कौन कौन से हो गए? पुरु, युदु, अनु, द्रुहु, तुर्वस। पुरु, युदु, अनु, द्रुहु, तुर्वस। मेरे साथ साथ बोलो, पुरु, युदु, अनु, द्रुहु, तुर्वस। ये कितने हो गए? 5 लोग। अच्छा एक बात कॉमन समझना कि इन सब में कहीं ना कहीं यू साउंड आ रहा है। पुरु, पु, यू, 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 मतलब कहीं ना कहीं यू साउंड आ रहा है। तो एग्जाम में आपसे कभी भी अगर ऐसे पूछे कि आइडेंटिफाई करने अगर पूछ दे कि बताओ कौन सा इसमें आर्य कबीला था और कौन सा गैर आर्य कबीला था, या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ 10 राज्य युद्ध में से निम्न में से कौन आर्य कबीलाओं के सरदारों ने युद्ध लड़ा, तो आप क्या करेंगे? बस केवल आर्य नाम सुनेंगे और यू खोजेंगे। आर्य नाम सुनेंगे और क्या खोजेंगे? यू खोजेंगे। जिसमें यू दिख जाए समझ जाइए वही कौन थे, वही आर्य लोग थे। अब इनके साथ कौन कौन थे? वर्सेज में कौन था? गैर आर्य, आप कह लोगे क्या? नॉन आर्यंस। नॉन आर्यंस ये कौन थे? ये थे विसानिन, विसानिन, विसानिन। और कौन थे? पख्त, पख्त। विसानिन थे, पख्त थे। ठीक है, विसानिन थे, पख्त थे। और कौन थे? अलिन। और कौन थे? अलिन। और कौन थे? शिवा। ठीक है, विसानिन, पख्त, अलिन, शिवा। ठीक है, इतने कौन लोग थे? ये थे गैर आर्य लोग। अब एक बात और समझिएगा, युद्ध में हार किसका हो गया? हार हो गया गैर आर्य लोगों का। तो आर्य लोगों ने क्या किया? इनको कुछ नाम दे दिया, कुछ नाम दे दिया। क्या नाम दिया? कुछ नाम की गालियां देना शुरू कर दी। क्या कह दी? कि तुम लोग तो अनासह हो। अच्छा देखो, आर्य लोगों के बारे में अगर बातें की जाए तो आर्य लोग फेयर कॉम्प्लेक्सन के थे, मतलब तीखे नैन नक्श वाले थे। उनकी आंखें नीली होती थी, सुंदर सुंदर आंखें होती थी। ठीक है, नाक उनके चौड़े होते थे, नाक उनके तीखे होते थे, मतलब चौक होते थे, ज़्यादा चुकीला नुकीले टाइप के होते थे। काफ़ी गोरे होते थे वो लोग, फेयर एंड हैंडसम होते थे बेसिकली अगर बोला जाए तो, है ना। अगर गैर आर्यों के बारे में बात की जाए तो थोड़ा मतलब इनके कंपेरिजन में थोड़ा वो अच्छे नहीं दिखते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि तुम लोग अनासा हो, बिना नाक वाले हो, मतलब जिसका कोई नाक ही नहीं है, चिपटी नाक वाले हो, है ना। तो क्या नाम दिया इन्हें? इन्हें क्या नाम दे दिया? सबसे पहला कहा तुम लोग क्या? तुम लोग दस्यु हो। दस्यु मतलब तुम लोग क्या हो? दास बनाने काबिल हो। और क्या हो? और तुम लोग अकर्मण्य हो। और क्या हो? अकर्मण हो, मतलब अच्छे कर्म नहीं है तुम्हारे, है ना। और तुम लोग क्या हो? और तुम लोग अनासह हो, मतलब तुम लोग का नाक कैसा है? चिपटा है। तुम लोग बिना नाक वाले हो, है ना। तुम लोग बिना नाक वाले हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये हो गया क्या? 10 राज्य युद्ध। अब आओ आगे की बात करते हैं। क्या उनकी मटेरियल लाइफ कैसी थी, मतलब उनका भौतिक जीवन कैसा था? वो लोग किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से खाते पीते थे? ठीक है,
लाइफ के अगर बारे में बातें की जाए, उनका भौतिक जीवन कैसा हुआ करता था, वो कैसे जीवन यापन करते थे ना, एक बात समझिएगा। सबसे पहली बात कि वो कैसे थे, वो ट्राइबल थे। मतलब अब यहाँ पे कोई शहर के बारे में बातें नहीं हो रही है, शहरी जीवन के बारे में बातें बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, ट्राइबल हुआ करते थे। और क्या थे, नोमैडिक थे, घूमते थे इधर से उधर। ठीक है, और क्या थे वो, और क्या थे, आप क्या कहोगे, दे रियर्ड एनिमल्स, आप क्या कह सकते हो, क्या, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब क्या, वो पशुचारी हुआ करते थे, पशुचारी हुआ करते थे, पशु पालन करते थे, जानवरों का पालन करते थे। जानवरों के पालन करने में अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात समझना, जो नंबर 1 पसंद हुआ करती थी उनकी, वो क्या थी, गाय, सॉरी गाय, ना काव बोले ना गाय, क्या हो गया, काय, क्या था वो, काव। ठीक है, जो उनकी जो पहली पसंद हुआ करती थी जानवरों के संबंध में, वो क्या थी, गाय। दूसरी की बात की जाए, जो दूसरी सबसे पसंदीदा जानवर पालन करते थे वो कौन था उनका, हॉर्स, घोड़ा, है ना। पहला क्या था, पहला था गाय, दूसरा क्या था, घोड़ा। एक बात समझिएगा, ऋग्वेद में 175 बार इसका जिक्र मिला है, किसका, गायों का। ऋग्वेद में 175 बार, कुल 175 बार कुल गायों का जिक्र मिला। और ऋग्वैदिक लोग जो थे, ऋग्वैदिक पीपल जो थे, उनके लिए गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी। कैसे, तो एक बात समझिएगा कि वो हर एक बात को वो गायों से जोड़कर बोलते थे। कैसे, जो राजा हुआ करता था, राजा को क्या कहते थे वो, गोप्ता जनस्य, गोप्ता जनस्य, गुप्ता जनस मतलब क्या होगा, किंग। अगर समय की बात की जाए तो समय कैसे बताते थे वो, समय बताते थे गाय के टर्म में, गोधूली, गोधूली, ये क्या होता, ये टाइम हुआ करता था, है ना। अगर दूरी की बात की जाए तो कैसे बताते थे वो, गवयुति, गवयुति, GAVYUTI, गवयुति। गवयुति का मतलब क्या था, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये दूरी नापने की उनकी इकाई थी। और क्या था, और आप क्या समझ सकते हो, और क्या था, अगर जो सबसे अमीर, जो अमीर लोग होते थे उन्हें क्या कहते थे वो, गोमत। गोमत क्या होता था, रिच पीपल, अमीर लोग। और ये टर्म SSC CGL 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या था कि गाय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो हर एक बातों को, उनकी जितनी भी बात, उनके आसपास जो भी चीज़ें होती थी, वो गायों के रिस्पेक्ट में बोलते थे। कैसे, गोप्ता जनस्य मतलब राजा, गोधूली मतलब टाइम, गवयुति मतलब मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी नापने के लिए, गोमत मतलब रिच पीपल। ठीक है, रिच पीपल। और कुछ बातें करते हैं इनके बारे में, समझिएगा, और कुछ बातें करते हैं इनके बारे में। तो आप समझ सकते हो क्या कि हाँ, और समझना क्या कि कपड़े, ये 3 प्रकार के कपड़े पहनते थे। कौन सा, नीवी, नीवी, और क्या समझते हो आप, वास, नीवी पहनते थे, और क्या पहनते थे, वास पहनते थे, और क्या पहनते थे, अधिवास पहनते थे, अधिवास पहनते थे, अधिवास। ये क्या था, निवी, वास, अधिवास क्या है, आप क्या कहोगे, निवी का मतलब क्या होता है, आप समझ जाओ कि पैंट, ये अपना नीचे वाला हिस्सा, कमर के नीचे जो कुछ भी पहनते थे वो, उसे क्या कहते थे वो, निवी, मतलब समझ जाओ मॉडर्न डे में पैंट, है ना। वास के बारे में बात किया जाए तो कमर के ऊपर जो कुछ भी पहनते थे वो क्या होता था, वास, मतलब समझ जाओ कि आज के डेट में वो क्या हो गया, शर्ट, है ना। अब अधिवास क्या होता था, तो कमर के ऊपर जो कुछ भी पहने वो वास, वास के ऊपर जो कुछ पहन ले वो क्या हो जाएगा, अधिवास, मतलब आप कह सकते हो क्या कि जैकेट, है ना, जैकेट। ठीक है, और क्या कह सकते हो आप, जो महिलाएं होती थी, महिलाएं क्या करती थी कि वो सोने की आभूषण पहनती थी, गोल्ड की ज्वेलरी पहनती थी, उसे क्या कहते थे वो, उसे कहते थे रुक्म,
उसे क्या कहते थे, वो रुक्म कहते थे। ठीक है। और बातें की जाए आपसे, और बातें की जाए, हाँ एक बात और समझना, वो लोग जुआ बहुत खेलते थे। जुआ 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 के बहुत शौकीन होते थे वो, जुआ बहुत ज़्यादा खेलते थे वो। ठीक है, जुआ बहुत ज़्यादा खेलते थे। ठीक है, जुआ काफ़ी ज़्यादा खेलते थे। अब मटेरियल लाइफ, देखो मटेरियल लाइफ में अगर उनके खाने पीने की बात की जाए कि वो खाते पीते क्या थे, तो समझना उनका सबसे फेवरेट फूड क्या था। सबसे फेवरेट फूड था उनका जौ। ठीक है, जौ, जौ या बार्ली, है ना। और इसका ऋग्वैदिक नेम क्या था, ऋग्वैदिक नाम क्या था, आप क्या कहोगे, यव। मतलब यव, आज का जो जौ है वो ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था, यव के नाम से। अब एक बात समझना, वो क्या काम करते थे कि इस यव को दूध के साथ बॉईल करके, दूध के साथ उबाल करके, दूध के साथ उबाल करके, दूध के साथ उबाल करके क्या करते थे वो, कि एक खाना बनाते थे। इस खाना का नाम क्या था, इस खाना का नाम था क्षीरप कौदन। क्षीरप कौधन, ध्यान से सुनना। क्षीरप कौधन क्या था, क्षीरप कौधन क्या था कि दूध के साथ जौ को उबाल करके बनाया गया खाना, या खीर टाइप का, आज के समझ सकते हैं आज के डेट में आप, कि खीर टाइप का क्या बन गया, वो क्षीरप कौधन। अब एक बात समझना यहाँ से बहुत जो इम्पोर्टेंट है, क्या कि उस समय देख पा रहे हो कि आप मसाला या किसी सुगंधित मसाले का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किसी प्रकार से नमक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वो खा क्या रहे हैं, वो दूध या गाय जो अदर मिल्क प्रोडक्ट है वो खा रहे हैं, या फिर दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, दूध के साथ जौ को मिला करके वो खीर बना दे रहे हैं। लेकिन किसी प्रकार से आप देखोगे कि किसी प्रकार के सुगंधित मसालों का प्रयोग नहीं किया जा रहा। सुगंधित मसालों का प्रयोग होता था, लेकिन कब होता था, वो यज्ञ हवन में होता था। जैसे लौंग और इलायची का जिक्र आपको देखने को मिलेगा, वो कब मिलेगा देखने को, किसी प्रकार के सुगंधित द्रव्य का जिक्र आपको देखने को मिलेगा, कब मिलेगा वो, जब वो किसी प्रकार से यज्ञ या हवन कर रहे हो, किसी भगवान की आवाहन कर रहे हो। लेकिन स्वयं के प्रयोग के लिए क्या यूज़ करते थे वो, बार्ली और मिल्क, इसको बॉईल करके क्या बनाते थे वो, क्षीर पकौधन। और ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद में ऐसा वर्णन किया गया है क्या, कि ब्राह्मण होने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ फूड है, सबसे श्रेष्ठ जो खाना है वो क्या है, क्षीर पकौधन। मतलब अगर आप ब्राह्मण है, अगर आप स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं, तो आपका खाना क्या होना चाहिए, क्षीरप कौधन। ठीक है। दूसरी बात और समझना कि वो जौ को क्या करते थे, कि जौ को वो पिसवा लेते थे या पीस देते थे, और उसके साथ दही को मिला करके एक बनाते थे, क्या, एक खाना बनाते थे। उसे किस नाम से जानते थे हम लोग, करम्भ। आज के डेट में ब्राह्मण क्या खाते हैं, चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, और पता नहीं कौन कौन से डिशेज होते हैं वो खाएंगे। और जो असली ब्राह्मण हुआ करते थे वो क्या खाते थे, वो क्या खाते थे, सॉल्टलेस फूड। ठीक है, और वो थे वाकई ब्राह्मण। और आज की डेट में क्या है, आज की डेट में फेसबुक वाले ब्राह्मण, जो केवल फेसबुक पे आके, व्हाट्सएप पे आके हिंदुत्व को जिंदा रखने की बात करेंगे, सनातन धर्म को जिंदा करने की बात करेंगे। जो 5000 साल पुराना धर्म, उसको तुम क्या बचाओगे, स्वयं को बचा लो, वही बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, तो धर्म के ठेकेदारों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। हम लोग क्या काम करना, हम लोग अपनी पढ़ाई करनी है। आओ आगे देखते हैं, आगे कुछ बात और देखते हैं। अच्छा ठीक है, एक बात और देखना, उन लोग को, वो लोग क्या करते थे कि तांबे और कांसे, मतलब कॉपर और ब्रोंज, इसके ज्वेलरी को भी पहनते थे। तो कॉपर और ब्रॉन्ज की ज्वेलरी को क्या कहते थे हम लोग, अयस। कॉपर या ब्रॉन्ज की जो ज्वेलरी होती थी उसको पहनते थे, उसे क्या कहते थे हम लोग, अयस। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से ये यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उनका रिलीजियस लाइफ कैसा हुआ करता था, उनकी धार्मिक जीवन कैसे होती थी। देखो एक बात तुम्हें बताएं, मनुष्य बहुत स्वार्थी रहा है, मनुष्य जो है बहुत स्वार्थी रहा। अगर आपको ऋग्वेद की जानकारी हो तो आपको एक बात पता होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे वो कौन थे, वो इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे वो कौन थे, इंद्र, जिन्हें किस नाम से जानते थे हम लोग, पुरंदर के नाम से, या क्या कहते थे, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, है ना, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। तो एक बात समझना कि उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में अगर बातें की जाए,
रिलीजियस लाइफ की बातें की जाए तो नंबर 1 गॉड कौन हुआ करता था उनका, आप क्या कहोगे, इंद्र। इंद्र। इसे किस नाम से जानते थे वो, पुरंदर। पुरंदर, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट, मतलब जो दुर्ग विनाशक हो, जो दुर्ग को तोड़ दे। और एक बात, इनका डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं वो लोग, डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं ऋग्वैदिक आर्य, कि इनके हाथ में क्या होता है, इनके हाथ में होता है थंडरबोल्ट, मतलब इनके हाथ में होगा एक वज्र, और वो वज्र चलाकर क्या तोड़ देंगे, पुरंदर को तोड़ देंगे, दुर्ग को तोड़ देंगे। बेसिकली एक बात पता है कि किसके दुर्ग के बारे में बात कर रहे हो, किसके फोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके जस्ट प्रीसीडिंग आपको एक बात याद होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में किलेबंदी की जाती थी, बड़े बड़े दीवार, शहरों के बाहर बड़े बड़े दीवार बनाए जाते थे। तो बस ये उसी किले के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है। और इनके बारे में अगर बातें की जाए तो ऋग्वेद में 250 सूक्त इनको डेडिकेट किया गया है, 250 मंत्र इनको डेडिकेट किया गया है। दूसरे जो इम्पोर्टेंट देवता थे उनकी बात की जाए तो आप क्या कहोगे, वो कौन थे, अग्नि, है ना, अग्नि। तीसरे कौन थे, वरुण, ठीक है, अग्नि। इनके लिए 230 सूक्त को डेडिकेट किया गया और इनके लिए 33 सूक्त को डेडिकेट किया गया। 33 से मुझे एक बात याद आया, 33 से मुझे एक बात याद आया कि 33 प्रकार के भगवान या 33 कोट जो आप कहते हैं ना, 33 कोट देवी देवता, मतलब 33 करोड़ देवी देवता, तो 33 कोट देवी देवता का मतलब क्या होता है, 33 प्रकार के देवी देवताएं। और इनको भी 3 भागों में बांट दिया गया। 3 भागों में कौन कौन से बांट दिया गया, पहला भाग कौन सा हुआ, पहला भाग हो गए आकाश के देवता, है ना। दूसरा कौन से हो गए, अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता। तीसरे कौन से हो गए, पृथ्वी के देवता, है ना, पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता कौन कौन से हो गए, आप कह सकते हो इंद्र हो गए, है ना, इंद्र हो गए। और कौन से हो गए, पूषण हो गए, और कौन हो गए, अरुण हो गए। अंतरिक्ष के देवता कौन हो गए, वरुण हो गए, सूर्य हो गए, है ना, सूर्य हो गए इत्यादि। पृथ्वी के देवता कौन से हो गए, सोम हो गए, ये सब, ठीक है। सूर्य से मुझे एक बात याद आया कि ऋषि विश्वामित्र ने सविता नाम के सूर्यदेव को एक मंत्र डेडिकेट किया था। उस मंत्र का नाम क्या था, गायत्री मंत्र। उस मंत्र का नाम क्या था, गायत्री मंत्र। तो एग्जाम में आपसे कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे, तो आप क्या कहिएगा, ऋषि विश्वामित्र। डेडिकेट किसको किया गया, किसके लिए बनाया गया था वो मंत्र, तो आप क्या कहिएगा, वो मंत्र बनाया गया था सूर्यदेव के लिए। अगर सूर्यदेव ऑप्शन में ना रहे, सविता दिख जाए तो आप तो सविता टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो होगा उनकी रिलीजियस जानकारी। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष मिलता था जिसमें एक रस होता था। उस वृक्ष का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्या मैं भूल चुका हूँ उस वृक्ष का नाम क्या था। तो उस वृक्ष से एक रस निकलता था, उस रस का वो पान करते थे। उस रस को क्या कहते थे वो लोग, कि सोम रस है। देखो, अल्कोहल मना था, अल्कोहल का कंजम्पशन किसी भी प्रकार से मना था, लेकिन जो उस वृक्ष से वो रस निकलता था, हिमालयी वृक्ष से, उसका नाम क्या था, सोम रस। और उसी सोम रस से इस देवता का आवाहन किया जाता था, पृथ्वी देव सोम का आवाहन किया जाता था, और उसके बाद फिर उस रस का वो लोग पान करते थे। कौन से रस का पान करते थे, सोम रस का, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं, आगे की बात की जाए। हाँ, एक बात और ध्यान देना, जब भी वो विवाह करते थे तो इंद्रदेव का आवाहन जरूर करते थे। विवाह के 2 प्रकार थे, कौन कौन से प्रकार थे, अनुलोम विवाह, अभी तो केवल बाबा रामदेव वाला अनुलोम विलोम बचा हुआ है। और एक विवाह कौन सा था, प्रतिलोम विवाह, है ना। अनुलोम विवाह की बात की जाए तो अनुलोम विवाह में क्या होता था, लड़का जो होता था वो उच्च कुल का होता था और लड़की होती थी वो छोटे कुल की होती थी। आप कह सकते हो कि लड़का ब्राह्मण होता था, लड़की कैसी होती थी, क्षत्रिय होती थी, है ना। अगर प्रतिलोम विवाह की बात की जाए तो प्रतिलोम विवाह में क्या देखते हो आप, कि लड़की कुलीन होती थी, जो लड़की होती थी वो उच्च कुल की होती थी और जो लड़का होता था वो नीचे कुल का होता था, है ना। जैसे
लड़का जो होता था वो किस कुल का होता था, नीचे कुल का, ठीक है। एक आपको ब्राह्मण थी कौन, देवयानी, एक ब्राह्मण व ब्राह्मण स्त्री थी कौन, देवयानी, उसका विवाह किससे होता है, राजा ययाति से। ये प्रतिलोम विवाह का एक उदाहरण है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये तो रिलीजियस लाइफ इनका हो गया। अब रिलीजियस लाइफ में और तो कुछ इनका बचा हुआ नहीं है, हाँ और कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। अब आप क्या देख सकते हो, उनका एग्रीकल्चरल लाइफ देख लो, इसी में छोटा सा दो तीन बातें आप लोग देख लेना। एग्रीकल्चरल लाइफ की अगर बात की जाए तो समझना कि वो लोग गेहूँ उगाते थे। गेहूँ को किस नाम से जानते थे वो लोग, गोधूम के नाम से जानते थे। ऋग्वैदिक लोग गेहूँ उगाते थे, गेहूँ क्या कहते थे वो, गोधूम, ठीक है। सिंचाई की उनके पास दो व्यवस्था थी। पहली व्यवस्था क्या थी, खनित्रमा। पहली व्यवस्था क्या थी, खनित्रमा। दूसरी व्यवस्था क्या थी, स्वयंजा। स्वयंजा, आधा एक वॉच छूट गया है, स्वयंजा। खनित्रमा का मतलब क्या था कि वो किसी प्रकार से गड्ढे वड्ढे खोद करके पानी निकालते थे, उसके बाद से फिर वो सिंचाई करते थे। स्वयंजा का मतलब क्या है कि या तो बरसात से सिंचाई हो जाए, या फिर कहीं पे कोई तालाब बन गया हो, कोई नदी हो, तो वहाँ से वो पानी लेकर के आएंगे, उससे सिंचाई करेंगे, ठीक है। खाद को क्या कहते थे वो लोग, खाद को कहते थे खरीस। खाद को किस नाम जानते थे, खरीस या करीस के नाम से जानते थे, ठीक है। और नापने वाला उनका एक बर्तन होता था, उसे क्या कहते थे वो, उर्दर। एक नापने वाला बर्तन हुआ करता था, उसे किस नाम से जानते थे वो लोग, उर्दर के नाम से जानते थे, ठीक है। जो लोग धातु का काम करते थे, धातु कर्मी होते थे, उन्हें वो लोग करमार कहते थे। उन्हें किस नाम से जानते थे वो, करमार के नाम से जानते थे, ठीक है, करमार के नाम से जानते थे। अब तो फिलहाल कुछ बचा नहीं आपको बताने के लिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे किस प्रकार से हम लोग चलते हैं किसमें, उत्तर वैदिक काल में, और समाज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो कि उन परिवर्तनों का कारण क्या था, और उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार से वैदिक धर्म थोड़ा मतलब थोड़ा आप कह लीजिए कि वैदिक धर्म का थोड़ा पतन होना शुरू हो गया, और दो धर्म आपके सामने आ गए, कौन कौन से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग क्या करेंगे कि मेरे क्लास के साथ जुड़े रहेंगे और मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।